मार्थर अपने ऑफिस में मौजूद था कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने कहा। डैनी और मार्टी मुलाकात चाहते हैं, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। भेज दो उन्हें, मार्थर ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला तो डैनी और उसकी बीवी मार्टी अंदर दाखिल हुए। आओ बैठो, मार्थर ने कहा तो वो दोनों मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। कैसे आना हुआ, मार्थर ने पूछा। बॉस, हमें ग्रेग ने बताया है कि पाक एशिया का खतरनाक एजेंट इमरान यहाँ अकेला आया है और फिर वापस चला गया है। अलबत्ता यहाँ उसने रेड एरो क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर फ्रेड से खासी तवील मुलाकात की है। क्या ये बात दुरुस्त है? डैनी ने कहा। हाँ, मुझे भी ग्रेग ने ही इतला दी है, उसे चेक भी उसी ने किया। लेकिन इसमें तशवीश की क्या बात है? वो यकीनन किसी ज़ाती काम के लिए आया होगा। जहाँ तक फ्रेड का ताल्लुक है तो फ्रेड भी एक्रेमिया की सरकारी एजेंसी में सुपर एजेंट रहा है, इसलिए उसके ताल्लुकात इमरान से होंगे, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, ग्रेग से इतला मिलने पर हमने अपने तौर पर जो इंक्वायरी की है उससे एक अहम बात सामने आई है, डैनी ने कहा। वो क्या? मार्थर ने चौंक कर कहा। इमरान और फ्रेड ने स्पेशल रूम में सेक्रेटरी साइंस सर जोन्स की पर्सनल सेक्रेटरी मिस मार्थियन से मुलाकात की है, डैनी ने कहा तो मार्थर नुमाया तौर पर चौंक पड़ा। ये बेहद अहम बात है, तुम्हें किसने बताया है? मार्थर ने चौंकते हुए लहजे में कहा। फ्रेड का एक आदमी हेनरी है, उससे हमारी मुलाकात एक और सिलसिले में तय थी, लेकिन हेनरी मुकर्ररा वक्त से निसफ घंटा देर से पहुंचा तो हमारे बुरा मनाने पर उसने बताया कि वो बास फ्रेड के एक अहम काम में फंस गया था। तफसील पूछने पर उसने बताया कि उसने टॉप ऑफिसर्स क्लब में अपने कमरे में मौजूद सर जोन्स की पर्सनल सेक्रेटरी मिस मार्थियन को लेकर अपने रेड एरो क्लब के एक स्पेशल रूम में पहुंचाना था। फिर वहां बॉस फ्रेड और उसके साथ एक पाकिस्तानी नयाद दोनों ने उससे तवील मुलाकात की और फिर उसने ही मिस मार्थियन को वापस टॉप ऑफिसर्स क्लब पहुंचाया, इसलिए उसे आने में देर हो गई। पाकिस्तानी का हुलिया मालूम करने पर यह बात सामने आई कि वो पाकिस्तानी इमरान था, डैनी ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन ग्रेग इमरान की निगरानी कर रहा था। उसने ये रिपोर्ट तो दी है कि इमरान ने रेड एरो क्लब के फ्रेड से तवील मुलाकात की है, लेकिन उसने ये रिपोर्ट नहीं दी कि उसने मिस मार्थियन से भी मुलाकात की है, मार्थर ने कहा। हेनरी ने बताया है कि फ्रेड के ऑफिस से एक खुफिया रास्ता उस स्पेशल रूम तक जाता है। ये लोग यकीनन उस रास्ते से गए और वापस आ गए। बाहर मौजूद ग्रेग को इसका इल्म ना हो सका होगा, डैनी ने जवाब देते हुए कहा। इस मुलाकात का क्या मकसद हो सकता है? मार्थर ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, हो सकता है कि इमरान को इस बात के बारे में इल्म हो गया हो और ये भी मालूम हो गया हो कि सेक्रेटरी साइंस तक इस बारे में रिपोर्ट पहुंच गई है और उसने इस सिलसिले में मालूमात हासिल की हों, इस बार मार्टी ने कहा। नहीं, पाक एशिया में तो कोई चेकिंग नहीं हुई, तुम भी तो वहां मौजूद थे, ये कोई और सिलसिला होगा, मार्थर ने कहा। असल बात तो मिस मार्थियन ही बता सकती है, डैनी ने कहा। लेकिन उससे पूछ-पूछ के लिए सेक्रेटरी सर जोन्स से इजाज़त लेना होगा और वो इजाज़त नहीं देंगे, हमें कुछ और करना होगा, मार्थर ने परेशान से लहजे में कहा। दूसरी सूरत ये हो सकती है बॉस के हम रात गए उसके फ्लैट से उसे अगवा कर लें और स्पेशल पॉइंट पर ले जाकर उससे पूछ-पूछ करें और अपनी शनाख्त जाहिर न करें, डैनी ने कहा तो मार्थर ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। कार्ल बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ, मार्थर ने कहा। यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया।
सेक्रेटरी साइंस सर जॉन्स की पर्सनल सेक्रेटरी मिस मार्थियन को जानते हो? मार्थर ने कहा। यस बॉस, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कार्ल ने जवाब देते हुए कहा। उसे फौरी तौर पर अगवा करके स्पेशल पॉइंट पर ले आओ और फिर मुझे कॉल करो। मैं खुद उससे पूछ करूंगा, लेकिन उस पर अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करनी, मार्थर ने कहा। यस बॉस, इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह पर होगी क्योंकि उसके ऑफिस का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, कार्ल ने कहा। जहाँ भी हो उसे स्पेशल पॉइंट पर ले आओ और फिर मुझे इतला दो, मार्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। आप ये काम हमारे ज़िम्मे लगा दें बॉस, डैनी ने कहा। नहीं, ये अहम मामला है, मैं खुद उसकी इंक्वायरी करूंगा। अलबत्ता तुम दोनों भी मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मास्क मेकअप करना होगा। मैं भी मास्क मेकअप करूंगा ताकि हमारी शनाख्त ना हो सके, वरना सेक्रेटरी साइंस हमारी जान को आ जाएंगे, मार्थर ने कहा। तो डैनी और मार्टी दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। बॉस, इस असल धात का असल सपाट तो सामने आ गया है, लेकिन उसको ज़मीन से निकालने और फिर उसे पाकेशिया से एक्रेमिया पहुंचाने का बंदोबस्त क्या किया जाएगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद डैनी ने कहा। सेक्रेटरी साइंस सर जॉन्स से मेरी इस बारे में मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो आला सतही मीटिंग करके कोई वाज़ह प्लान बनाएंगे, फिर हमें उस पर अमल करना होगा। वैसे इस मुलाकात को 2 रोज़ हो गए हैं, अभी तक तो कोई प्लान सामने नहीं आया, मार्थर ने कहा। तो डैनी और मार्टी ने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने कहा। कार्ल बोल रहा हूँ बॉस, मिस मार्थियन स्पेशल पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं, कार्ल ने कहा। कहाँ थी वो और कैसे उठाया है तुमने उसे? मार्थर ने पूछा। वो अपनी रिहाइशगाह पर थी, यहाँ वो अकेली रहती है। मैंने बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फायर कर दी और फिर अकबी तरफ से रिहाइशगाह के अंदर कूदकर मैंने बड़ा फाटक खोला और बाहर मौजूद कार लेकर अंदर गया। मिस मार्थियन को जो बेहोश पड़ी थी उठाकर कार की अकबी सीटों के दरमियान डाला और फाटक बंद करके स्पेशल पॉइंट पहुंच गया। उसे जैगर के हवाले करके और आपके बारे में बताकर अब मैं आपको कॉल कर रहा हूं, कार्ल ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, मैं आ रहा हूं, मार्थर ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही डैनी और मार्टी भी उठकर खड़े हो गए। आओ, मार्थर ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो तीनों 2 कारों में सवार उस कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जहां एक कोठी में स्पेशल पॉइंट बनाया गया था। स्पेशल पॉइंट पहुंचकर मार्थर पहले मेकअप रूम में गया। वहां मौजूद अलमारी से उसने मास्क का एक डब्बा निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक मास्क मुंतखब करके उसने उसे अपने सर और मुंह पर चढ़ाया और फिर दोनों हाथों से उसे थपथपाकर एडजस्ट करने के बाद उसने सामने आईने में अपना चेहरा देखा और मुतमईन होकर बाहर आ गया। उसके बाद यही कार्रवाई डैनी और मार्टी ने भी दोहराई और फिर वो तीनों नए चेहरों के साथ एक बड़े हालनुमा कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके साथ एक आदमी था जो यहाँ का मुलाजिम था, उसका नाम जैगर था। हाल कमरे की अकबी दीवार के साथ 4 राड्स वाली कुर्सियाँ मौजूद थीं, जिनमें से एक कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र औरत राड्स में जकड़ी हुई मौजूद थी, जबकि सामने 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। मार्थर दरमियान वाली कुर्सी पर बैठ गया तो उसके दाएं बाएं डैनी और मार्टी बैठ गए। इसे होश में ले आओ जैगर, लेकिन ख्याल रखना उसके सामने तुमने मेरा नाम नहीं लेना, सिर्फ बॉस कह सकते हो, मार्थर ने कहा। यस बॉस, जैगर ने कहा और जेब से एक छोटी शीशी निकालकर वो इस उधेड़ उम्र औरत की तरफ बढ़ गया जो मिस मार्थियन थी। उसने करीब जाकर शीशी का ढक्कन हटाया और उसका दहाना मिस मार्थियन की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और उस पर ढक्कन लगाकर उसे जेब में डाला और वापस मुड़ गया। अब अलमारी से कोड़ा निकाल लो और उसके करीब खड़े हो जाओ ताकि वो खौफसदा होकर सब कुछ सच बता दे।
मार्थर ने कहा तो जैगर एक कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक खौफनाक नजर आने वाला कोड़ा मौजूद था। इस दौरान मिस मार्थियन के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए थे और फिर उसने कराहते हुए आंखें खोली और बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन राड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गई। ये क्या मतलब? ये मैं मिस मार्थियन के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकले। उसका चेहरा हैरत की शिद्दत से मसख हो रहा था। वो इस तरह सामने और साइडों में देख रही थी जैसे उसे समझ न आ रही हो कि वो कहाँ मौजूद है। तुम्हारा नाम मार्थियन है और तुम सेक्रेटरी साइंस सर जॉन्स की पर्सनल सेक्रेटरी हो, मार्थर ने लहजे को भारी बनाकर बात करते हुए कहा ताकि मार्थियन उसकी आवाज़ पहचान न सके। हाँ, मगर तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्यों जकड़ा गया है? क्या मतलब हुआ इस बात का? मार्थियन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम ऐसी जगह हो जहां से तुम्हारी चीखों की आवाज भी बाहर नहीं जा सकती, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। मगर मैंने क्या किया है? तुम कौन हो? तुम मुझे धमकियां क्यों दे रहे हो? मार्थियन ने कहा। तुमने सरकारी राज फरोख्त किया है। तुमने रेड एरो क्लब के फ्रेड से भारी रकम वसूल करके उसे सरकारी राज फरोख्त किया है, जबकि एक गैर मुल्की वहां स्पेशल रूम में मौजूद था, मार्थर ने कहा। रकम की बात उसने अंदाजे से कह दी थी। नहीं, ये सब गलत है, झूठ है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मार्थियन ने कदरे चीख कर बोलते हुए कहा। जैगर, इसे कोड़ा दिखाओ ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि जब ये कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ेगा तो उसका क्या हशर होगा, मार्थर ने साइड पर खड़े जैगर से कहा। तो जैगर ने कोड़े को फिजा में चटखाना शुरू कर दिया और शराब की आवाज़ों से कमरा गूंज उठा। अब अगर तुमने झूठ बोला तो ये कोड़ा तुम्हारे जिस्म के परखचे उड़ा देगा, और ये भी बता दूं कि हमारे पास तुम्हारी इस मुलाकात का दस्तावेजी सबूत मौजूद है। अगर ये सबूत सर जॉन्स तक पहुंच गया तो तुम्हें गद्दारी के जुर्म में गोली मारी जा सकती है। अलबत्ता अगर तुम सब कुछ सच बता दो तो मेरा वादा कि तुम्हें खामोशी से वापस पहुंचा दिया जाएगा और किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, मार्थर ने तफसील से बात करते हुए कहा। मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, मार्थियन ने खौफजदा से लहजे में कहा। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने न बताया तो 5 के बाद तुम पर कोड़े बरसाना शुरू हो जाऊंगे, मार्थर ने गुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रुक रुक कर गिनती गिननी शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, मार्थियन ने यकलख्त अज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। बोलो, बताओ, मार्थर ने कहा। हाँ, मैंने फ्रेड के कहने पर उससे मुलाकात की थी और इस मुलाकात में एक एशियाई भी शामिल था। मुझे $1,00,000 दिए गए थे, मार्थियन ने यकलख्त फट पड़ने वाले अंदाज में बोलते हुए कहा। क्या बताया था तुमने उन्हें? मार्थर ने पूछा। मैंने उन्हें वो माइक्रो कैसेट सुनवाई थी जिसमें क्रॉसवर्ल्ड के चीफ मार्थर और सर जॉन्स की होने वाली मीटिंग की कार्रवाई रिकॉर्ड थी, मार्थियन ने कहा। तो मार्थर बेइख्तियार उछल पड़ा। उन्होंने क्यों ये सुनी थी? मार्थर ने कहा। वो पाकेशिया में किसी धात का चक्कर था। मार्थर और सर जॉन्स की गुफ्तगू में ये बात शामिल थी कि ये धात पाकेशिया की किसी वादी बलास में है। वो यही जानना चाहते थे, मार्थियन ने कहा। तो मार्थर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। जैगर, इसे बेहोश करके बाहर किसी वैरान इलाके में डलवा देना, मार्थर ने जैगर से कहा और फिर खुद वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। डैनी और मार्टी भी उसके पीछे चलते हुए बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार वापस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। आपको ये बात सर जॉन्स के नोटिस में लानी चाहिए बॉस, इस औरत ने गद्दारी की है, डैनी ने जो कार चला रहा था अकबी सीट पर बैठे हुए मार्थर से मुखातिब होकर कहा। नहीं, इनके मुताबिक हमने उनकी पर्सनल सेक्रेटरी को इस तरह अगवा करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। वो उल्टा हमें सजा देने का ऐलान कर देंगे। बहरहाल अब कोई और मंसूबा बनाना पड़ेगा और वो भी फौरी, मार्थर ने कहा।
बॉस, ये सपाट आपने चेक किया था या किसी और ने? मार्टी ने, जो साइड पर बैठी थी, मुड़कर मार्थर से मुखातिब होकर कहा। मैंने चेक किया था। फाइल और नक्शे को सामने रखकर तुम क्यों पूछ रही हो? मार्थर के लहजे में हैरत थी। बॉस, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, मार्टी ने कहा। नहीं, मैंने उसे बार बार चेक किया है, यही सपाट है, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, अगर आप नाराज ना हो तो हम सब मिलकर उसे चेक कर लें, डैनी ने कहा। ठीक है, वैसे भी अब उस धात से तो हम हाथ धो बैठे हैं, इमरान वहां पूरी फौज लाकर खड़ी कर देगा, मार्थर ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर ऑफिस पहुंचकर वो कुर्सियों पर बैठे ही थे कि फोन की घंटी बज उठी। फोन की घंटी बजते ही मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर बोल रहा हूं, मार्थर ने कहा। रॉजर बोल रहा हूं बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्यों फोन किया है? मार्थर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, डॉक्टर विक्टर का एक्सप्रेस लॉकर कंपनी में एक लॉकर है जिसमें सिर्फ एक फाइल मौजूद है, दूसरी तरफ से रॉजर ने कहा। तो मार्थर बेइख्तियार उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला उस लॉकर का और उसमें सिर्फ एक फाइल होने का? मार्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपको मालूम तो है कि एक्सप्रेस लॉकर कंपनी के लॉकर किस कदर महंगे होते हैं। आम लॉकरों से 10 गुना से भी ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है। इस लॉकर कंपनी का सुपरवाइज़र मेरा दोस्त है, हम दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। आज उसकी कंपनी के लॉकरों की ज़्यादा फीस पर बात हो रही थी तो उसने कहा कि थोड़ा अरसा पहले डॉक्टर विक्टर ने एक लॉकर बुक कराया है और उसने उसमें सिर्फ एक फ़ाइल रखी हुई है। मेरे पूछने पर कि उसे कैसे फाइल के बारे में मालूम हुआ तो उसने बताया कि उनकी कंपनी चूँकि हर लॉकर की 3 गुना इंश्योरेंस कराती है, इसलिए हर लॉकर होल्डर को लिख कर देना पड़ता है कि उसके लॉकर में क्या क्या मौजूद है और उसकी वैल्यू क्या है, ताकि किसी नुकसान की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इस वैल्यू का 3 गुना मुआवजा अदा कर सके। डॉक्टर विक्टर ने लिख कर दिया है कि लॉकर में एक फ़ाइल है जिसकी वैल्यू $10 बिलियन है। क्योंकि इस फाइल में इंतहाई कीमती राज बंद है, मेरे दोस्त ने ये बात इसलिए की कि जो लोग उनकी कंपनी के लॉकर महंगे दामों हासिल करते हैं वो उसमें अपनी कीमती तरीन चीज़ें रखते हैं, चाहे वो एक फ़ाइल की सूरत में क्यों ना हो। रॉजर ने तफसील से बात करते हुए कहा। क्या तुम इस लॉकर से वो फाइल निकाल सकते हो? मार्थर ने कहा। नहीं बॉस, उनके असूल इंतहाई सख्त हैं। डॉक्टर विक्टर तो हलाक हो चुका है और इस बारे में अखबारात में खबरें भी शाया हो चुकी हैं, इसलिए अब अदालत ही इस लॉकर को खोलने का हुक्म दे सकती है, वरना कंपनी खुद भी उसे ना खोल सकेगी, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। क्या नंबर है इस लॉकर का? मार्थर ने पूछा तो रॉजर ने नंबर तफसील से बता दिया। तुम्हारा ये सुपरवाइज़र दोस्त इस सिलसिले में मुआवजा लेकर काम नहीं कर सकता? असल फाइल निकालकर कोई दूसरी आम सी फाइल रख दी जाए वहाँ, मार्थर ने कहा। आप हुक्म दें तो मैं उससे बात करता हूँ, रॉजर ने कहा। हाँ, बात करो। $1 लाख तक मुआवजा भी दिया जा सकता है, लेकिन फ़ाइल वो ही हो जो अंदर मौजूद है, वरना वो सुपरवाइज़र एक आम सी फाइल तुम्हें देकर मुआवजा हासिल कर सकता है, मार्थर ने कहा। यस बॉस, मैं ख्याल रखूंगा, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हारे फ़ोन का मुंतज़िर रहूंगा, मार्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये नई फाइल कहाँ से आ गई? डैनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर विक्टर मुझे शैतान का पैरोकार लगता है। न जाने क्या क्या खेल इसने दौलत की खातिर खेल रखे हैं। लगता है कि असल फाइल के 2 हिस्से किए गए हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ, मार्थर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है बॉस कि डॉक्टर विक्टर ने असल फाइल लॉकर में रखी और नकल फाइल तैयार करके अपने सेफ में रख ली और फजूल सपाट हुकूमत को दे दिया। उसे ख़तरा होगा कि जिससे सौदा होगा वो उससे ज़बरदस्ती फ़ाइल न ले ले, इसलिए उसने नकली फ़ाइल सेफ में रख ली और असल लॉकर में, डैनी ने कहा।
बहरहाल वो सेफ वाली फाइल वाकई सबसे ज़्यादा कीमती होगी, क्योंकि एक्सप्रेस लॉकर कंपनी के लॉकर वाकई बेहद महंगे होते हैं और डॉक्टर विक्टर जैसा लालची आदमी फजूल रकम ज़ाया नहीं कर सकता, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, हो सकता है कि मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हो रहा हो, असल सपाट वादी बल्लास की बजाय कोई और हो, डैनी ने कहा। अगर ऐसा है तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इमरान वादी बलास में ढूंढता फिरेगा और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, मार्थर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डैनी और मार्टी ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिए। बॉस, अब हमें इजाज़त दें, अलबत्ता ये दरख्वास्त है कि फ़ाइल मिलने के बाद अगर वाकई सपाट तब्दील हो जाए तो हमें ज़रूर बताइए, हमें हकीकी खुशी होगी, डैनी ने कहा। ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मार्थर ने कहा। तो वो दोनों उठे और सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़े और फिर कमरे से बाहर चले गए। तो मार्थर ने मेज़ की दराज खोली और उसमें रखी हुई फाइल निकालकर मेज़ पर रखी और फिर उसे दोबारा गौर से देखना शुरू कर दिया। ये वही फाइल थी जो डॉक्टर विक्टर के क्लिनिक के सेफ में मौजूद थी और जिससे उसने मालूम किया था कि कीमती धात वादी बलास में है। फिर तकरीबन 2 घंटों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने कहा। रॉजर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। यस, क्या रिपोर्ट है, मार्थर ने पूछा। बॉस, काम हो गया। डॉक्टर विक्टर के लॉकर से असल फाइल निकाल ली गई है और एक सादा फाइल वहाँ रख दी गई है। मैंने $1,00,000 का चेक उस काम के एवज दे दिया है। फाइल मेरे पास मौजूद है, आप मज़ीद क्या करना है, रॉजर ने कहा। फाइल को इंतहाई एहतियात और हिफाजत के साथ हेडक्वार्टर पहुंचाओ। तुम्हारी इस कोशिश के एवज तुम्हें खसूसी इनाम दिया जाएगा, मार्थर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। थैंक यू बॉस, मैं अभी फाइल हेडक्वार्टर पहुंचा देता हूं, दूसरी तरफ से भी मुसरत भरे लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो मार्थर ने रिसीवर रखकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रॉजर एक फाइल लेकर आ रहा है, फाइल रॉजर से लेकर फौरन मेरे ऑफिस पहुंचाई जाए, मार्थर ने तकमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तो मार्थर ने रिसीवर रख दिया। अब उसकी नज़रें बैरूनी दरवाजे पर जम गई थीं। कुछ देर तो लगेगी, चंद लम्हों तक दरवाजे की तरफ देखने के बाद उसने खुद कलामी के अंदाज में अपने आप को समझाया और फिर उठकर उसने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और एक गिलास उठाकर वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। गिलास में शराब डालकर उसने चुस्कियां ले लेकर शराब पीना शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ साथ हर लम्हे कई बार उसकी नज़रें दरवाजे पर जम जाती। उसे वाकई इंतहाई शिद्दत से फाइल का इंतज़ार था और उसका बस नहीं चल रहा था कि फाइल पलक झपकने में यहाँ ले आए। तकरीबन निसफ घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसके हाथ में फ़ाइल मौजूद थी। ये फ़ाइल रॉजर ने दी है, नौजवान ने सलाम करते हुए कहा। तो मार्थर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को फ़ाइल झपटने से रोका। ओके, मार्थर ने उसके हाथ से फ़ाइल लेकर अपने सामने रखते हुए कहा। तो नौजवान सलाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। तो मार्थर ने अपनी इतनी तेज़ी से फ़ाइल खोली जैसे उसे यकीन हो कि फ़ाइल से हफ्ते अकलीम का ख़जाना मिलने वाला हो। उसकी नज़रें फ़ाइल पर जम गईं। काफ़ी देर तक वो फ़ाइल पढ़ता रहा, देखता रहा और फिर उसने एक झटके से फ़ाइल बंद कर दी। ये क्या मजाक है, ये बिल्कुल उसी फ़ाइल की नकल है, एक हर्फ का भी फ़र्क नहीं है। ये क्या मजाक है, इस अहमक डॉक्टर विक्टर ने क्यों इस फ़ाइल को इस कदर महंगे लाकर में रखा था, मार्थर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम इस फर्म के किसी बड़े से मिलकर असल हालात मालूम करो। ये बात कन्फर्म है कि दात वहीं वादी बलास में ही है, इसलिए ज़रूर कोई चक्कर चलाया जा रहा है, मार्थर ने कहा। बॉस, ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं आज खुद न सिर्फ उससे मिलकर बल्कि उनके नताइज जो उन्होंने रिपोर्ट की सूरत में कंप्यूटर पर तैयार किए हैं उसकी एक नकल भी मैंने हासिल कर ली है।
अगर आप चाहें तो मैं ये नकल आपको भिजवा दूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वादी बल्लास में किसी कीमती धात का एक जरा तक मौजूद नहीं है। नेल्सन ने जवाब देते हुए कहा, ओके, रिपोर्ट की नकल फैक्स कर दो। मार्थर ने कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ दिया, क्योंकि ये गोरख धंधा मजीद उलझता जा रहा था। नेल्सन की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, जबकि सामने मेज़ पर एक नहीं बल्कि दो दो फाइलें पड़ी उसका मुंह चढ़ा रही थीं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।